स्वर्गीय धर्मदास के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश, जो जन्म से ही पोलियो के कारण लंगड़ा था, और दूसरा रमेश से 12 वर्ष छोटा सुरेश। धर्मदास का गांव में ही सूद का कारोबार था, लेकिन एक दिन एक महाजन लाखों रुपए लेकर भाग गया, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब एक घर के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। इसी कारण उसे हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसा। उस समय रमेश 26 वर्ष और सुरेश 14 वर्ष का था। रमेश की शादी गौरी से हुई थी। शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। अरे बेटा रमेश, पिताजी तो गुजर गए, अब आगे क्या सोचे हो? काका, मैंने सोचा है कि बच्चों को पढ़ाकर जीवन चलाऊंगा। बिल्कुल सही सोचे हो बेटा। माँ, सुरेश अभी छोटा है, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। इसलिए मैंने और गौरी ने ये फैसला किया है कि जब तक सुरेश बड़ा आदमी ना बन जाए तब तक हम अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा कि तुम अपना फर्ज जान देकर भी निभाओगे। वाह मालकिन वाह, ईश्वर सभी परिवार को ऐसा राम जैसा बेटा दे। ठीक है मालकिन, अब मैं चलता हूँ। मालिक तो रहे नहीं, अब मेरा यहाँ कोई काम तो रहा नहीं, और हम परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। काका, जब तक पिताजी रहे आप हमारी मदद करते रहे, और अब उनके जाने के बाद आप हमें छोड़ देंगे? क्या हम आपके बेटे समान नहीं हैं? रमेश के इतना कहते ही सभी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। रमेश अपने गांव में सबसे तेज विद्यार्थी रहा था, और उसके मीठे व्यवहार से 20 से 25 छात्र छात्राओं का एक बैच तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उसे अच्छी आमदनी होने लगी। माँ, भैया, देखो मैंने फर्स्ट डिवीजन में बोर्ड की परीक्षा पास कर ली। जीता रहे बेटा, इसी तरह हमेशा आगे तरक्की कर, यही हमारी दुआ है। काश आज तुम्हारे पिताजी होते तो कितने खुश होते। सुरेश मेरे भाई, आज मैं कितना खुश हूँ ये बता नहीं सकता। रामदीन काका, जल्दी से हलवाई की दुकान से मिठाई ले आइए और कोचिंग के सभी विद्यार्थियों में बांट दीजिए। मेरा भाई मैट्रिक में अव्वल आया है। गौरी, अरे ओ गौरी, जाकर मंदिर पर प्रसाद चढ़ा लो, और हाँ, आज घर में मीठे और अच्छे पकवान का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे देवर जी जो फर्स्ट आए हैं, आज तो देवर जी का मनपसंद खाना बनाऊंगी। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कमला सोचती है कि कहीं नजर न लग जाए मेरे परिवार को। आगे की पढ़ाई के लिए सुरेश को शहर भेज दिया जाता है। सुरेश मेडिकल की परीक्षा पास कर जाता है। बेटा रमेश, बहू बता रही थी कि कल सुरेश की चिट्ठी आई है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ माँ, उसी के इंतजाम में लगा हूँ। सोच रहा हूँ कि गौरी के गहने और घर गिरवी रखकर पैसे भेज दूँ। जब सुरेश डॉक्टर बन जाएगा तो वापस घर और गहने छुड़ा लेंगे। भगवान तुम दोनों भाइयों का प्रेम इस तरह बनाए रखे। सुरेश अब डॉक्टर बन जाता है। रमेश कुछ और कर्ज लेकर उसका क्लिनिक शहर में ही खुलवा देता है। सुरेश की शादी शहर के नामी वकील सोहनलाल की बेटी सोनिया से हो जाती है। 1 साल बाद रमेश और सोनिया का लड़का मोनू होता है। बरसों बाद उस परिवार में कोई बच्चा आया था। रमेश अपनी औकात से कहीं ज्यादा खर्च कर पार्टी देता है। पार्टी में सोनिया की माँ आती है और गौरी के हाथों से बच्चा लेकर उसे भला बुरा कहती है। सोनिया और उसकी माँ खूब हंगामा करते हैं। सुबह सोनिया अपने बच्चे और सुरेश के साथ शहर चली जाती है। घर में मातम छा जाता है। बेटा रमेश, महाजन के आदमी आए हैं। कह रहे हैं कि सेठ जी बोले हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कर्ज नहीं लौटाया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? ये हमारे पुरखों की जमीन है। मैं इस घर में सुहागन आई थी, मरने के बाद ही इस घर से निकलूंगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं जाता हूँ और सेठ जी से बात करके कुछ मोहलत ले लेता हूँ। सुरेश की भी क्लिनिक अच्छी चल रही है, उससे पैसे मांग कर दे देंगे। रमेश सेठ जी के पास जाता है, लेकिन सेठ उसे मोहलत देने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह माँ बेटा सुरेश के यहाँ पहुँचते हैं। भाई, सेठ जी ने कहा है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो वे हमारे घर पर कब्जा करके हमें घर से निकाल देंगे। भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप सबकी मदद कर सकूं। आपको सोच समझकर पैसा उधार लेना चाहिए था। क्या कहा? ये पैसे रमेश ने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिए थे?
आ गए मुंह उठाकर पैसे मांगने। इनकी पढ़ाई में जो खर्च हुए तो इनका हिस्सा नहीं था क्या घर में? तुम लोग ऐश मौज करो और पैसे हम चुकाएं। खबरदार जी, जो इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी दी। जाओ अपनी बड़ी बहू से पैसे मांगो। ना जाने कितने गहने बनवाए होंगे भाई का हक मारकर। बस बहू, आगे एक शब्द भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। चल माँ, हम गलत घर में आ गए हैं लगता है। रमेश माँ को समझा बुझाकर घर वापस ले आता है। अगले हफ्ते सेठ के आदमी आकर उन्हें घर से निकाल देते हैं। कमला को कृष्ण भगवान की मूर्ति तक नहीं लेने देते सेठ के आदमी। सभी किसी तरह रामदीन काका की झोपड़ी में जाकर रहते हैं। अब गांव के बच्चे भी रमेश से पढ़ने नहीं आते। एक दिन कमला सदमे से मर जाती है। रामदीन शहर में रिक्शा चलाते हैं। उसी रिक्शा से रमेश शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाता है। सुनो जी, आपके साले रंजीत को मुंबई में बिजनेस सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मेरे पास नहीं है उतने पैसे, मुश्किल से 50-55 लाख होंगे। और हाँ, रहते भी तो भी अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हारे भाई को। पहले ही मेरे लाखों रुपए अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उड़ा चुका है वो लफंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो हम पैसा देंगे उसे। वैसे भी ये क्लिनिक और बैंक अकाउंट सब मेरे ही नाम पर है। सुरेश को शॉक लग जाता है। इसी उधेड़बुन में उससे गलत ऑपरेशन हो जाता है और मरीज मर जाता है। उसका डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और 6 महीने की जेल भी हो जाती है। उधर उसका साला रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे पैसे लेकर अमेरिका भाग जाता है। क्लिनिक नीलाम हो जाता है और वे सड़क पर आ जाते हैं। इधर रमेश ने मेहनत से शहर में अपना बड़ा सा स्कूल खोल लिया है और शहर में ही मकान बनाकर रह रहा है। एक दिन अपनी कार से स्कूल जा रहा होता है, तभी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। क्या हुआ ड्राइवर साहब? साहब, कोई फैमिली पास में लंगर खाकर सड़क पार कर रही थी, सामने आ गई। अरे, ये तो सुरेश का परिवार है। भैया, कुछ मत कहो, आओ बैठो कार में, चलो जल्दी चलो। ड्राइवर, गाड़ी घर की ओर मोड़ लो। कार घर की ओर चल देती है। घर पर गौरी खूब आदर सत्कार करती है। रमेश का पढ़ाया एक स्टूडेंट नामी वकील था। वो कोर्ट में बहस कर सुरेश का डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन फिर से दिलवा देता है। सुरेश रमेश के बंगले के पिछवाड़े में अपना नर्सिंग होम खोल लेता है। आज उसे पछतावा हो रहा है कि वो अपने अपाहिज लंगड़े भाई का कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकता। आज नवीन, जो एक मैकेनिक था, अपनी बहन निशा को बाइक पर उसके कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते में निशा के दोस्त निशा को घूरे जा रहे थे। निशा को ये देखकर एम्बैरेसमेंट हो रही थी। भैया, बस बस यहीं छोड़ दीजिए। पर बेटा, तेरा कॉलेज तो थोड़ा दूर है ना? हाँ, पर आप मुझे यहीं छोड़ दो। पर क्यों? भैया, मैंने कहा ना, आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं घर लौटकर बताती हूँ। नवीन ने निशा को वहीं छोड़ दिया और वो अपने काम पर निकल गया। निशा जैसे ही थोड़ी आगे गई तो उसकी एक सहेली उससे मिली। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था, वो कौन था? कोई नहीं, ऐसे ही। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या वो? नहीं नहीं, वो तो मेरे भैया हैं। तेरे भैया? वो तो एक मैकेनिक लग रहा था। हाँ, मैकेनिक ही है। वो मेरे दूर के भैया हैं। वही मैं सोचूं, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती होगी। अब खैर ये सब छोड़, तू ये बता कि आज क्या स्पेशल है? अपने दोस्त की बात सुनकर निशा को अपनी आर्थिक परिस्थिति पर बहुत घिन आ रही थी। शाम होने पर जब निशा घर आई। आ गई बेटा? हाँ भैया, आ गई। और कल से आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आना। पर क्यों? मेरे सारे दोस्त आपको देखकर सोचते हैं कि मैं मैकेनिक की बहन हूँ। इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती हूँ? तो क्या हुआ? तुझे तो गर्व होना चाहिए। नहीं भैया, उन सबका सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतनी गरीब की हूँ। आप बस मेरे कॉलेज मत आना। मैं नहीं चाहती कि आपके मैकेनिक होने पर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाए। ठीक है। निशा फ्रेश होने के लिए अंदर चली गई और नवीन अपनी माँ की फोटो से बात करने लगा। देख रही हो माँ, आज आपकी लाडली को मेरे मैकेनिक होने से भी शिकायत है। अगर आप और बाबा होते तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता।
और तब शायद निशा को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसी भी है, निशा मेरी छोटी बहन है और मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा। उसे पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ी पोजीशन पर लाऊंगा। उस दिन के बाद नवीन कभी निशा के कॉलेज नहीं गया। समय बीता। निशा को अजय से प्यार हो गया। अजय एक बहुत ही पैसे वाले परिवार का लड़का था। उसके पास खुद की गाड़ी थी और बंगला भी था। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। शायद हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, बोलो कब अपने पापा को तुम्हारे घर लाऊं? तो तुम मेरे घर मत आओ, मैं ही अपने भैया को तुम्हारे घर भेजती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा घर आई और उसने अपने भैया से बात की। भैया, अजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन भैया, वो बहुत रईस है। उन्होंने अपने रिश्ते की बात करने बुलाया है। कहीं आपको देखकर उनका मन बदल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ भी करके तेरा रिश्ता तय करके ही आऊंगा। भैया प्लीज अच्छे कपड़े पहनकर जाना। तू खुद ही अपने पसंद के कपड़े निकाल दे, मैं वही पहनकर चला जाऊंगा। अगले दिन निशा ने अपने भैया को अच्छे कपड़े पहनाए और वो अजय के पापा कृष्णा जी से मिलने उनके बंगले पर गया। आइए आइए नवीन जी आइए। नवीन ने अंदर आते ही कृष्णा जी के पैर छू लिए। अरे मेरे पैर छूने की क्या जरूरत थी बेटा? आप बड़े हैं मुझसे और यही मेरे संस्कार हैं कि बड़ों का आदर करो। वाह, आपकी बहन बहुत ही गुणी होगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको हमारे परिवार के बारे में और भी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक मैकेनिक हूँ और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छी पत्नी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है। मैं बता नहीं सकता कि आपकी बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ। तो मिठाई खा के मुंह मीठा कीजिए। जरूर। कृष्णा जी और नवीन ने मिठाई खाई और अजय और निशा का रिश्ता तय हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना। आपकी उम्र लगभग 25-30 होगी? जी। और सुना है कि आपकी माँ निशा के जन्म के समय ही स्वर्ग सिधार गई थी? जी, उस वक्त मैं 10 बरस का रहा होऊंगा जब निशा का जन्म हुआ था और मेरी माँ ने निशा को मेरे हाथ में दिया और मुझसे बोली, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। तू इसका भाई नहीं, माता पिता दोनों है। और बस तब से जो काम मिला वो करके मैं दोनों का पेट पाल रहा हूँ। पर मैंने निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन निशा को मैंने सब कुछ अच्छा ही दिया है। ये सब सुनकर बेटा तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है मेरे मन में। बस अब जल्द से जल्द निशा और अजय की शादी करनी है। निशा और अजय की धूमधाम से शादी हुई। नवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। शादी के 2 साल बाद निशा गर्भवती थी। पूरा परिवार खुश था। ये बात अपने भाई को भी बता दो। नहीं, उन्हें मत बताओ, वो यहाँ भागे चले आएंगे। और तुम्हें तो पता है ना, वो एक मैकेनिक है और हम इतने अमीर, अच्छा नहीं लगता। निशा की ये बात कृष्णा जी ने सुन ली। वाह बेटा वाह, खूब इज्जत दी है तुमने अपने भाई को। आज तुम इस अमीर खानदान की बहू बन गई हो, पर तुम्हें इस खानदान की बहू बनाने तक सब कुछ उस गरीब भाई ने किया है। तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त उस 10 साल के भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई। खुद वो अनपढ़ रहा पर उसने तुम्हें पढ़ाया। खुद बेचारा फटे हाल रहा पर तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। वाह, अच्छी सोच है तुम्हारी। I'm sorry। सॉरी मुझे नहीं, अपने भाई को बोलो। तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मुझे भैया के पास जाना है। अजय निशा को उसके भैया के पास ले गया। नवीन गाड़ी बना रहा था।
जब रोते हुए निशा उसके गले से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल, कुछ तो बोल। भैया, आई एम सॉरी। मैंने आज तक आपका अपमान किया और आप हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देते आए हैं। शांत हो जा बेटा, ये भी कोई रोने वाली बात है? शांत हो जा। तू अगर इतनी सी बात पे रोएगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? निशा ने अपने आंसू पोंछे। भैया, आप मामा बनने वाले हैं। क्या? नवीन ने निशा को गोद में उठा लिया। मैं मामा बनने वाला हूँ? मैं मामा बनने वाला हूँ। अरे भैया, भैया! बेटा, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज निशा को अपने भैया पर बहुत प्यार आया, पर एक वक्त था जब निशा को अपने गरीब भाई से घिन आती थी। इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आ गई कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है।